बहुत समय पहले की बात है, जब भारत अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित था और हर एक खंड का अपना एक स्वतंत्र राजा होता था। राजा की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर राजा का पुत्र या दत्तक पुत्र राज करता था। राजा के निसंतान होने पर पड़ोसी या शक्तिशाली राज्य उस खंड को अपने खंड में मिला लेते थे। कभी कभी षड्यंत्र कार्यों की वजह से भी यह खंड अपने वजूद खो बैठते और फिर से इन छोटे छोटे खंडों का स्वतंत्र रूप में राज करना और फिर अंत। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक किसी बड़े शक्तिशाली राजा ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इन छोटे छोटे खंडों को अपने में नहीं मिला लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके अलावा बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा बार बार होने वाले आक्रमणों ने भी इन खंडों को एकजुट कर दिया। ऐसे ही उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था कामरूप, जिसके राजा थे अग्रदत्त और उनकी रानी का नाम था बीरा देवी। दोनों का केवल एक ही पुत्र था जिसका नाम था वीरदत्त। वीरदत्त बड़ा ही बलशाली व्यक्तित्व का एक नौजवान युवक था। हष्ट-पुष्ट शरीर था उसका। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी आदि सभी तरह की युद्ध कलाओं में वह निपुण था। जब राजकुमार वीरदत्त 18 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनके विवाह के लिए कई राज्यों में निमंत्रण भेजे। लगभग सभी राज्य अपनी पुत्रियों का विवाह राजकुमार वीरदत्त के साथ करने के लिए इच्छुक थे। केवल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक राज्य जूनागढ़ को छोड़कर जूनागढ़ राज्य के राजा चंद्रभानु ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। प्रतियोगिता की विशेषता यह थी कि इसमें कोई भी भाग ले सकता था, चाहे वह कोई राजा हो या कोई रंक, और इसमें कितने ही प्रतियोगी भाग ले सकते थे। यह एक मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता थी, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को एक एक करके हर एक प्रतियोगी से मल्ल युद्ध करते हुए जीत हासिल करनी थी। लेकिन इस प्रतियोगिता की एक शर्त भी थी कि जीत हासिल करने वाला प्रतियोगी यदि अपने किसी एक प्रतिद्वंदी से भी हार जाता है तो वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, और यदि ऐसा सभी प्रतियोगियों के साथ होता है तो प्रतियोगिता का परिणाम अनिर्णीय रहेगा और प्रतियोगिता नए प्रतियोगियों के बीच इन्हीं शर्तों के साथ फिर से प्रारंभ हो जाएगी, जब तक विजयी प्रतियोगी नहीं मिल जाता, और साथ ही मल्ल युद्ध की कोई समय सीमा भी नहीं रखी गई थी। प्रतियोगिता अनोखी थी और विवाह एक राजकुमारी का था, इसलिए कई युवा इसमें भाग लेने के लिए जूनागढ़ राज्य पहुँचे। उधर कामरूप राज्य में जब राजकुमार वीरदत्त को अपने विवाह के विषय में यह ज्ञात हुआ कि केवल जूनागढ़ राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्य अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करने से इच्छुक थे, तो उन्होंने अपने राज्य मंत्री केशव राव को बुलाकर इस विषय में जानकारी प्राप्त की। जब मंत्री केशव राव ने उन्हें इस प्रतियोगिता के विषय में बताया तो राजकुमार उसी समय अपनी माता महारानी बीरा देवी के कक्ष की ओर चल पड़े। दिन के दूसरे पहर में महारानी बीरा देवी अपने सैन्य कक्ष में हैं। एक दासी ने आकर उन्हें राजकुमार के आने की सूचना दी। बीरा देवी ने आने का आदेश दे दिया। राजकुमार ने कक्ष में प्रवेश किया और प्रवेश द्वार के
दाहिने तरफ लगे सिंहासन की ओर अपने कदम बढ़ाए। बीरा देवी कहने लगी, बैठो पुत्र, इस समय तो आपको राज दरबार में होना चाहिए था। क्या कोई विशेष बात है? तो राजकुमार बोले, जी माताजी, हम सुनते हैं कि आपने और पिताजी ने हमारे विवाह के लिए जो निमंत्रण भेजे थे उन सभी के उत्तर हाँ में आए हैं, केवल एक को छोड़कर। बीरा देवी बोली, जी आपने ठीक सुना है। वहाँ के महाराज ने एक प्रतियोगिता का। राजकुमार ने भी बात काटते हुए कहा, माता श्री, इस प्रतियोगिता में हम भी भाग लेना चाहते हैं। लेकिन पुत्र, महारानी अपने सिंहासन से खड़े होकर कुछ सोचते हुए और फिर राजकुमार की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हारे पिताजी और हमने तुम्हारा विवाह पड़ोसी राज्य शोणितपुर के महाराज शंभुदेव की पुत्री के साथ करने का निश्चय किया है। राजकुमार बोला, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय कर चुके हैं माता श्री। बीरा देवी बोली, लेकिन पुत्र, यह प्रतियोगिता अत्यंत ही कठिन है। राजकुमार बोला, आपके और पिताश्री के आशीर्वाद से हम इस प्रतियोगिता में अवश्य सफल होंगे। बीरा देवी बोली, यदि ऐसा है तो जाने की तैयारी कीजिए, हम अभी आपके पिताश्री से बात करते हैं। राजकुमार बोला कि जो आज्ञा माताश्री, और फिर राजकुमार कक्ष से बाहर चला जाता है। महारानी कक्ष में रखे सिंहासन के पीछे झरोखे के एक तरफ लटकी रस्सी खींचती है, जिससे प्रवेश द्वार के ऊपर लटकी घंटियां बजने लगती हैं और एक दासी कमरे में प्रवेश करती है। बीरा देवी बोली, किसी को भेजकर महाराज को बताया जाए कि हमने उन्हें याद किया है, और दासी चली जाती है। और इस तरह वीरदत्त अपने माता पिता की आज्ञा लेकर 3 दिन पश्चात जूनागढ़ के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी आंखों में जीत के सपने लिए हुए। उधर जूनागढ़ में राजकुमारी प्रियबंदा के विवाह के समारोह में होने वाली प्रतियोगिता और विवाह की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। प्रतियोगिता का आयोजन होने में अब 1 माह से भी कम दिन शेष बचे हैं। महल का रंग रोगन, साफ सफाई, मेहमानों और प्रतियोगियों के लिए रहने की व्यवस्था का कार्य चल रहा है। महल के पीछे के हिस्से में मल्ल युद्ध के लिए एक बड़ा मैदान और एक बड़ा मंच दर्शकों के बैठने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन सभी दायित्वों का निर्वाह जूनागढ़ के महाराज, महारानी और वहाँ के मंत्रियों की निगरानी में हो रहा है। लेकिन राजकुमारी प्रियबंदा अपने कक्ष में बैठी न जाने किन विचारों में खोई हुई है। तभी राजकुमारी की कुछ सहेलियां कक्ष में प्रवेश करती हैं और राजकुमारी प्रियबंदा के साथ परिहास करने लगती हैं। उनमें से राजकुमारी की एक खास सहेली इरावती अन्य सहेलियों को वहाँ से हटाते हुए कहती है, चलो मेरी लाडो को तंग ना करो, जाओ और संध्या की पूजा के लिए थाल तैयार करो। सभी सखियां हंसते हुए वहाँ से हट जाती हैं। कच्छ में अब केवल इरावती और राजकुमारी प्रियबंदा ही रह जाती हैं। प्रियबंदा आईने के समक्ष जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर इरावती उसके पास जाती है और राजकुमारी के बाल बनाते हुए कहती है, तुम चिंता ना करो मेरी सखी, तुम्हारा विवाह सेनापति विक्रम से ही होगा। वह इस प्रतियोगिता में अवश्य विजयी होंगे। पूजा के पश्चात मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर तो तुम दोनों अभी थोड़ी देर में मिलने ही वाले हो, तब अपने मन की बात उन्हें कह देना। अब चलो, पूजा का समय हो गया है। और दोनों कक्ष से बाहर निकल जाती हैं। रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो चुका है। पूजा के बाद
राजकुमारी प्रियबंदा अपनी सहेली इरावती के साथ मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर किसी के आने की राह देख रही है। तभी घोड़ों की टाप सुनाई देती है। घोड़े से एक सजीला गठीला नौजवान उतरता है। उसने सैनिकों की पोशाक पहनी है और वह उसी ओर आ रहा है जहाँ राजकुमारी प्रियबंदा और उसकी सहेली इरावती है। अपने प्रियतम को देखकर राजकुमारी प्रियबंदा चेहरे पर मीठी सी मुस्कान और आंखों में चमक लिए उस ओर अपने कदम बढ़ा देती है। सेनापति के पास पहुंचते हुए वह अपने दिल का सारा हाल उसे सुना देती है। सेनापति विक्रम राजकुमारी को समझाते हुए कहता है, राजकुमारी आप चिंता ना करें, इस प्रतियोगिता को मैं अवश्य जीतूंगा और मेरा विवाह आपके साथ ही होगा। तो राजकुमारी कहती है, मुझे ज्ञात है कि आप कितने शूरवीर हैं, लेकिन पिताजी ने प्रतियोगिता ही इतनी कठिन रखी है और यदि कहीं आप यह प्रतियोगिता जीत ना सके तो कहीं हमारा प्रेम अपने अंतिम छोर पर तो नहीं है ना सेनापति विक्रम। सेनापति विक्रम कहते हैं, ऐसा ना कहें राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें, हमारा विवाह होकर ही रहेगा। अब कब मिलन होगा राजकुमारी? राजकुमारी कहती है, महल में मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है, इसलिए अब हमारा मिलना विवाह के बाद ही होगा और अब हमें जाना होगा। दोनों एक दूसरे से जुदा होते हैं, फिर से मिलने की उम्मीद में। प्रतियोगिता आरंभ होने से 3 दिन पहले साफ सफाई रंग रोगन के पश्चात महल की शोभा देखते ही बनती है। महल को फूलों से सजाया गया, जिसकी महक ने चारों ओर के वातावरण को अपनी खुशबू से सुगंधित कर दिया है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई प्रतियोगियों ने अपने नाम दिए, लेकिन धीरे धीरे कई प्रतियोगी हारने के डर से अपना नाम वापस लेते गए और इस तरह प्रतियोगिता के दिन मात्र 24 प्रतियोगी मल्ल युद्ध में हिस्सा लेने के लिए रह गए और प्रतियोगिता के दिन भारी तादाद में दर्शक इस प्रतियोगिता को देखने पहुँचे। मंच खचाखच भरा हुआ है, सभी मंत्रीगण पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में महाराजा चंद्रभानु और उनकी रानी भानुप्रिया अपनी पुत्री प्रियबंदा के साथ प्रतियोगिता देखने पहुँचे। तभी राज्य के महामंत्री कर्णसेन अपने सिंहासन से खड़े होकर मंच पर सामने आए और प्रतियोगिता के विषय में बताने लगे। कर्णसेन, इस प्रतियोगिता के 2 दल होंगे, एक आ दल और दूसरा बा दल। दोनों दलों में 12-12 प्रतियोगी होंगे। पहले दोनों दल अपने ही दल के सभी प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करेंगे और जब दोनों ही दलों में केवल एक प्रतिभागी रह जाएगा तो आ दल के प्रतिभागी को बा दल के सभी प्रतिभागियों से, बा दल के प्रतिभागी को आ दल के सभी प्रतिभागियों से मुकाबला करना होगा। यदि वे दोनों उन सभी से जीत हासिल करते हैं तभी उन दोनों का आपस में द्वंद्व होगा और उन दोनों में से जिसे भी विजय प्राप्त होगी उसी के साथ राजकुमारी प्रियबंदा का विवाह होगा। यह सुनते ही राजकुमारी प्रियबंदा के मन में उथल पुथल मचने लगी। उसकी निगाहें सेनापति विक्रम को ढूंढ रही थी। तभी उन 24 प्रतिद्वंदियों में सेनापति विक्रम को देखकर राजकुमारी के मन को थोड़ी राहत पहुंची। महामंत्री कर्णसेन द्वारा सभी प्रतिद्वंदियों का परिचय कराने के बाद महामंत्री ने महाराजा चंद्रभानु से प्रतियोगिता आरंभ करने की आज्ञा मांगी और थोड़ी देर में मल्ल युद्ध आरंभ होने की घोषणा हो गई। यह एक संयोग ही था कि राजकुमार वीरदत्त आ दल के और सेनापति विक्रम बा दल के प्रतिद्वंदी थे। मुकाबला शुरू हुआ
और एक एक करके सभी प्रतिद्वंदियों को हराकर दिन के अंतिम पहर तक दोनों अपने दल में विजयी हुए। महामंत्री कर्णसेन ने खेल समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा, कल प्रातः राजकुमार वीरदत्त का मुकाबला बादल के सभी प्रतिद्वंदियों के साथ और सेनापति विक्रम का मुकाबला आदल के सभी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले से शुरू होगा। दूसरे दिन के मुकाबले में भी दोनों ने ही विजय प्राप्त की और तीसरे दिन जब इन दोनों के बीच मुकाबला आरंभ हुआ तो सभी दर्शकगण उत्सुकता बस दोनों की जय जयकार करने लगे। हर कोई वहाँ अटकलें लगा रहा था कि द्वंद्व आखिर कौन जीतेगा। कोई कहता यह मुकाबला राजकुमार वीरदत्त जीतेंगे तो कोई कहता सेनापति विक्रम। यही उत्सुकता राजा, महारानी और सभी मंत्रियों के बीच में थी। सबसे अधिक परेशान राजकुमारी थी। वह माँ गौरी से सेनापति विक्रम की जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। दोनों ही प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबला बड़ी टक्कर का था। कभी राजकुमार का पलड़ा भारी होता दिखाई देता तो कभी सेनापति का, लेकिन पहले दिन परिणाम अनगढ़ती हुए। जब दूसरे दिन द्वंद्व आरंभ हुआ तो सभी को लग रहा था कि आज तो इस द्वंद्व का कोई न कोई परिणाम निकल ही आएगा, लेकिन दोनों ही प्रतिद्वंदी हार न मानने वाले शूरवीर योद्धा थे, इसलिए द्वंद्व का उस दिन भी कोई परिणाम नहीं निकल सका। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हाल था। दिन का आखिरी पहर समाप्त होने ही वाला था और सभी को यही लग रहा था कि आज भी प्रतियोगिता का कोई परिणाम नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी राजकुमार वीरदत्त को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सेनापति विक्रम की पकड़ ढीली हो रही है और राजकुमार ने इसका लाभ उठाते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ सेनापति विक्रम को उठाकर धरती पर पीठ के बल गिरा दिया। सेनापति विक्रम अभी संभल भी नहीं सके कि राजकुमार ने उसे पूरी तरह से चित कर दिया। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। वहाँ एक एक व्यक्ति राजकुमार वीरदत्त की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। आखिर राजकुमारी का भाग्य एक राजकुमार के भाग्य के साथ ही जुड़ना तय था। इसी तरह के शब्द सभी लोगों के मुख पर थे। सबसे अधिक खुशी के भाव राजकुमारी प्रियवंदा के माता पिता के चेहरे पर थे, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो राजकुमारी प्रियवंदा के दुख में शामिल था और वह थी राजकुमारी की प्रिय सहेली इरावती। राजकुमारी प्रियवंदा की आंखों से अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजकुमारी की निगाहें तो केवल भूमि पर पड़े सेनापति विक्रम पर ही टिकी हुई थी। इरावती ने राजकुमारी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए राजकुमारी से कहा, राजकुमारी संभालिए अपने आप को। आपके आंसू आपके अतिरिक्त और किसी को नजर नहीं आने चाहिए। राजकुमारी प्रियवंदा ने अपने हाथ इरावती के हाथ पर रखते हुए धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिसके साथ ही इरावती मंच से बाहर चली गई। राजकुमारी की निगाहें अभी भी सेनापति विक्रम को ही निहार रही थी। मंच के बाहर मैदान में राजकुमार वीरदत्त पर फूलों की वर्षा हो रही थी। महाराजा चंद्रभानु और उनकी रानी भानुप्रिया राजकुमार का स्वागत करते हेतु मंच से नीचे उतर आए और महारानी भानुप्रिया ने राजकुमार का स्वागत उन्हें फूलों की माला पहनाकर किया। इन सब के बीच दो सैनिक घायल सेनापति को उठाकर महल के चिकित्सालय गृह ले गई और राजकुमारी प्रियवंदा को इरावती और बाकी सहेलियां उनके कक्ष में ले गईं। अगले दिन प्रातः विवाह मंडप सजाया गया। राजकुमारी प्रियवंदा ने माँ गौरी की पूजा कर माँ से
अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगा और फिर रात्रि को विधिवत रूप से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और इस तरह प्रियबंदा और वीरदत्त के विवाह एक शुभ समय में हुआ और दोनों एक सूत्र में बंध गए। राजकुमारी प्रियबंदा एक नए बंधन में बंधकर पिछले सभी बंधनों को वहीं छोड़कर अपने पति राजकुमार वीरदत्त के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हुए अगले दिन अपने ससुराल चल दी।